नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। आज देश को नया संसद भवन मिल गया है। पीएम मोदी ने इसका लोकार्पण किया तो सेंगोल को भी लोकसभा में स्थापित किया। क्या रहा दिन भर का कार्यक्रम, बताएंगे। खबर को इस विस्तार से होगी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के 101वें अंक की भी। इसके अलावा होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक विधि विधान के साथ नए संसद भवन का किया उद्घाटन। 140 करोड़ भारतीय नागरिकों की आकांक्षाओं और सपनों का बताया प्रतिबिंब। प्रधानमंत्री ने कहा, इमारत समय की मांग थी, इसके कण कण में एक भारत श्रेष्ठ भारत के होते हैं दर्शन। पीएम मोदी ने लोकसभा के स्पीकर की कुर्सी के पास सेंगोल को भी किया स्थापित। तमिलनाडु के विभिन्न अधीनम संतों का लिया आशीर्वाद। कहा, सेंगोल से सभी को मिलेगी प्रेरणा। प्रधानमंत्री ने 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी इस मौके पर किया जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संग्रहालयों का भ्रमण करने और इसके जरिए अपनी विरासत से जुड़ने का देशवासियों से किया आह्वान। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने संग्रहालयों को देखने और #म्यूजियम मेमोरी के जरिए तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने को कहा। प्रधानमंत्री ने देश भर में जल संरक्षण की दिशा में हो रहे प्रयासों को भी मन की बात कार्यक्रम में किया शामिल। फ्लक्स जेन और लीवर एनसेंस जैसी तकनीक के बारे में दी जानकारी। जल कुंभी से कागज बनाने के काम। छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के युवाओं के घर घर जाकर जल संरक्षण के लिए जागरूक करने के अभियान का भी किया जिक्र। भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की पार्टी मुख्यालय में बैठक पर विभिन्न मुद्दों पर मंथन। पीएम मोदी सहित भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह भी बैठक में शामिल। भारत के स्टार शटलर HS प्रणय ने चीन के वेंग होंग यांग को हराकर मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीता। वेंग होंग यांग को 21-19, 13-21, 21-18 से हराया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 1 घंटा 34 मिनट तक चला रोमांचक मुकाबला। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दशकों से देश में नई संसद बिल्डिंग की जरूरत महसूस की जा रही थी, लेकिन पहले की सरकारें शायद फैसला नहीं ले पाई और मोदी सरकार ने न सिर्फ नए संसद भवन को बनाने का फैसला किया, बल्कि तय समय में उसे पूरा करके आज देश को समर्पित भी कर दिया। पीएम मोदी ने आज पूरे विधि विधान के साथ नए संसद भवन की पूजा अर्चना की तो पवित्र सेंगोल की भी स्थापना लोकसभा में की। रविवार की सुबह देश में लोकतंत्र की किताब का नया अध्याय साथ लेकर आई। शान से सर उठाए खड़ी संसद की नई इमारत में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन हुआ तो उनका स्वागत परंपरागत ढंग से किया गया। शुभारंभ समारोह की शुरुआत हवन और पूजन से हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की नई इमारत में पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। इस दौरान पूरे वातावरण में मंत्रों की आवाज गूंजती रही। इसके बाद बारी थी उस ऐतिहासिक अवसर की जिसका इंतजार पूरे देश को था। प्रधानमंत्री मोदी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन के पवित्र प्रतीक सेंगोल को ग्रहण करने पहुंचे। हमारी संस्कृति से जुड़े इस महान प्रतीक के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए पीएम मोदी ने उसे साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तमिलनाडु के थिरुवदुथुरई अधीनम के अधीनमों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक इस सेंगोल को देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात थिरुवदुथुरई अधीनम से विशेष रूप से पधारे अधीनमों से ग्रहण किया था। पीएम मोदी ने नए संसद भवन में इस सेंगोल को स्थापित किया।
सेंगोल की स्थापना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम मोदी ने भव्य संसद भवन के निर्माण से जुड़े श्रमजीवियों को सम्मानित किया। इस ऐतिहासिक अवसर का हिस्सा बनने पर उन सभी के चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। नए संसद भवन परिसर में सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी हुई। विभिन्न धर्मों और मतों के धर्मगुरुओं और प्रतिनिधियों ने पवित्र ग्रंथों का पाठ किया। लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत राष्ट्र को समर्पित किए जाने का ऐतिहासिक नजारा देश की आंखों में हमेशा के लिए बस गया। प्रधानमंत्री के शब्दों में आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। पीएम ने विश्वास जताया कि यह दिव्य और भव्य इमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया संसद भवन गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ने की एक बड़ी निशानी है। पीएम मोदी ने कहा कि पवित्र सेंगोल की गरिमा को लौटाना उनकी सरकार के लिए सौभाग्य की बात है। इस मौके पर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संदेश को पढ़ा, तो वहीं वहां पर मौजूद हर एक व्यक्ति ने नए संसद भवन की जमकर तारीफ की। लोकतंत्र के मंदिर की नई इमारत राष्ट्र को समर्पित करने के बाद नए संसद भवन में आयोजित समारोह में पहुंचे प्रधानमंत्री का स्वागत दिल खोलकर हुआ। गणमान्य हस्तियों से भरा नए संसद भवन का लोकसभा कक्ष पीएम मोदी के अभिनंदन से गूंजता रहा। लोकतंत्र की जननी भारत में लोकतंत्र के मंदिर की नई भव्य इमारत का शुभारंभ था ही ऐसा अवसर कि जोश और उत्साह हर तरफ महसूस किया जा सकता था। इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम मोदी ने स्मारक डाक टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने 75 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का भी जारी किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। संसद का नया भवन भारत के विकास के साथ साथ विश्व के विकास का आह्वान करेगा। आज फिर एक बार पूरा विश्व भारत को, भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों की प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और उम्मीद के भाव से देख रहा है। जब भारत आगे बढ़ता है तो विश्व आगे बढ़ता है। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र हमारे लिए सिर्फ एक व्यवस्था नहीं, एक संस्कार है, एक विचार है, एक परंपरा है। उन्होंने कहा कि नया भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़ रहा है। पीएम ने संसद के नए भवन को भी इसकी मिसाल बताया। 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की ये नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। पीएम ने कहा कि संसद का नया भवन नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का भी आदर्श उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ये भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। पीएम ने कहा कि पवित्र सेंगोल की गरिमा को लौटाना उनकी सरकार का सौभाग्य है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं, उसकी मान मर्यादा लौटा सके। जब भी इस संसद भवन में कार्यवाही शुरू होगी, ये सेंगोल हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा।
पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि संसद का नया भवन एक नए, समृद्ध, मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार बनेगा। उन्होंने गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्धता पर जोर दिया। गरीब, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, दिव्यांग समाज के हर वंचित परिवार के सशक्तिकरण का, वंचितों को वरीयता का रास्ता यहीं से गुजरता है। इस नए संसद भवन की हर ईंट, हर दीवार, इसका कण कण गरीब के कल्याण के लिए समर्पित है। नए संसद भवन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के संदेश पढ़े। समारोह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने भी संबोधित किया। हमारी निर्वाचन प्रक्रिया के कुशल, पारदर्शी एवं विश्वसनीय प्रबंधन के कारण लोगों का विश्वास लोकतंत्र के प्रति और बढ़ा है। इस अमृत काल में भारत की प्रतिष्ठा विश्व में बढ़ी है। भारत की संसद लोकतांत्रिक व्यवस्था का सर्वोच्च केंद्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में जनता की बढ़ती भागीदारी इस सत्य को रेखांकित करती है। यह भवन ईंट और गारे की संरचना मात्र नहीं है, बल्कि देश की सर्वोच्च चुनी हुई संस्था के रूप में यह भवन देश के नागरिकों की आशाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। आधुनिक सुविधाओं और तकनीक से लैस संसद की शानदार और भव्य नई इमारत आधुनिकता के साथ साथ देश के सांस्कृतिक प्रतीकों से भी सजी हुई है। ये नया विशाल संसद भवन आगे बढ़ते नए भारत के जोश और जज्बे का भी प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखने सुनने में ही बहुत सुंदर नहीं बल्कि और भी खूबियों से भरा हुआ है हमारा ये नया संसद भवन। क्या कुछ खास बातें हैं ये आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से इस नए संसद भवन ने आकार लिया और उसके बाद जाकर आज ये मूर्त रूप हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी, यानी कि उस वक्त एक जमीन पे इसकी शुरुआत हुई थी। 15 जनवरी 2021 को इसके निर्माण के काम की शुरुआत हुई। हम जानते हैं कि ये वो समय था जिसके बाद में कोविड जैसी महामारी ने कहीं ना कहीं सबको परेशान किया। इसके निर्माण कार्य को लेकर भी कई प्रकार के सवाल उठे, लेकिन लगातार काम चलता रहा। पुरानी संसद में लोकसभा में 552 सांसदों के बैठने की व्यवस्था, जबकि नए में 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता है, यानी कि ये संभावित जितनी भी जरूरत है उसके आधार पर इसको तैयार किया गया है, भविष्य यानी कि 100 साल को ध्यान रखते हुए। पुरानी संसद के राज्यसभा में अभी मौजूदा समय में 250 सांसद बैठ सकते हैं, जिसको कि विस्तार देकर लगभग 384 सांसदों के बैठने की व्यवस्था तक लेकर जाया गया। इसी के साथ साथ हमने देखा कि किस प्रकार से आज लोकसभा के में कार्रवाई भी हुई। एक तरीके से वहां पे जो मुख्य कार्यक्रम था, उसी तरह लोकसभा का जो संयुक्त सत्र भी अगर होगा, वहां पर संसद का संयुक्त सत्र अगर वो लोकसभा में किया जाएगा तो उसमें कुर्सियों को बढ़ाकर करीब करीब 1350 सीटों के रखने की क्षमता हो सकती है, यानी कि इतने लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये हमारी उसकी भव्यता का विस्तार को साफ तौर से दिखाता है। लोकसभा की थीम का जिक्र किया जाए तो राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर यह बना हुआ इसका कालीन जो है उस पर कहीं ना कहीं मोर के पंख भी नजर आते हैं और उस थीम पे बना है। राज्यसभा की अगर थीम की बात की जाए तो हमारा जो राष्ट्रीय फूल है कमल, उस थीम पर राज्यसभा का कलर कॉम्बिनेशन उस थीम को एक तरीके से रखा गया है। लोकसभा मोर तो राज्यसभा कमल, एक तरीके से राष्ट्रीय प्रतीकों के आधार पर उसको बनाया गया। कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में यह नया संसद भवन का परिसर पूरा फैला हुआ है। ये विस्तारित तरीके से हमारे तमाम जरूरतों को पूरा करता नजर आएगा। लोकतांत्रिक विरासत को एक तरीके से दिखाने के लिहाज से कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल भी यहाँ पर है। इसमें कई प्रकार के हमारे जो व्यवस्था है उसको रेखांकित किया गया है, सहेजा गया है, सजोया गया है। इसके अलावा एक पुस्तकालय है, भोजन कक्ष है, पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था है और 100% पावर बैकअप की भी व्यवस्था की गई है, यानी कि किसी प्रकार का व्यवधान ना हो इस बात का भी ख्याल रखा गया है। 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया। पहले मौजूदा संसद भवन में यह संख्या कम थी, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 6 समिति कक्ष बनाए गए हैं। मंत्रिपरिषद के उपयोग के लिए 52 चैम्बर्स बनाए गए, 92 चैम्बर्स, 92 चैम्बर्स, लगभग 100 चैम्बर्स बनाए गए, यानी कि जितनी जरूरत है उससे ज्यादा व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं रखने की कोशिश की गई है। भूकंप रोधी निर्माण किया गया। हम जानते हैं जिसमें जोन 5 में दिल्ली आता है, ऐसे में उस बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखा गया है
और नया निर्माण उसी बात को ध्यान में रखकर किया गया है। मॉडर्न ऑडियो विजुअल प्रौद्योगिकी जितनी भी टेक्नोलॉजी है उस सबका मैक्सिमम यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है, उसका इस्तेमाल किया गया है और हर आधुनिक सुविधा के साथ में ये लैस नजर आता है। डेटा नेटवर्क प्रणालियों से भी लैस है हमारा नया संसद का भवन। इसके अलावा पर्यावरण हितैषी भी है हमारा पर्यावरण के लिहाज से, और प्लेटिनम रेटेड हरित भवन की इसको एक तरीके से रैंकिंग मिली हुई है। तो पर्यावरण के अनुकूल रखते हुए भी इसके तमाम प्रकार के प्रावधानों को तैयार किया गया है। वर्षा जल संचयन हो या फिर सौर ऊर्जा का उत्पादन की प्रणाली, हर वो व्यवस्था की गई ताकि हम पर्यावरण का ख्याल रख सकें। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश है। ज्यादा संख्या में कॉन्फ्रेंस हॉल बनाए गए हैं जो कि ज्यादा आधुनिक है। मौजूदा समय में इस प्रकार की कई सीमाएं थी लेकिन उसको आगे बढ़ाया गया है। मीडिया कर्मियों के लिए भी हाईटेक सुविधाएं व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि उनको तुरंत न्यूज मिल सके और उसको जो प्रसारित रखना है आगे उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। आम जनता के प्रवेश और भ्रमण के लिए भी विशेष इंतजाम है। मौजूदा संसद में भी आने जाने की व्यवस्था है आम लोगों के लिए, लेकिन एक सीमित तरीके से। लेकिन नई संसद भवन में उसका विस्तार देने की बात की गई है। अग्नि सुरक्षा की सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है, ये भी पूरी कोशिश की गई। और इसके अगर निर्माण की हम बात करें तो निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी ने किया है। इसके डिजाइन की बात करें तो HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसकी डिजाइनिंग की है। हर एक बारीक चीज का ख्याल रखा गया है। और लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर की सीट के पीछे अशोक चक्र को बहुत बड़े स्तर से दर्शाया गया। ये एक तरीके से हमारे राष्ट्रीय प्रतीक को सम्मान देने की कोशिश के तौर पर है। संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ स्थापित है। इसका हमने पहले ही देखा था, प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी। ये बेहद महत्वपूर्ण। और नया संसद भवन दिव्यांगों के आने जाने के लिहाज से भी अनुकूल व्यवस्थाएं वहां पर बनाई गई हैं। तो नए संसद भवन में तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो एक तरीके से उसको हर प्रकार से आधुनिक तो बनाता है लेकिन विरासत को सहेजने का काम भी करता हुआ दिखाई पड़ता है। एक और महत्वपूर्ण चीज, क्योंकि आज जब संसद के उद्घाटन की बात हो रही थी तो सेंगोल को भी स्थापित किया गया लोकसभा में। सेंगोल क्या है इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। सेंगोल शब्द तमिल भाषा के शब्द सेमई से एक तरीके से बना है। सेमई शब्द से सेंगोल का निर्माण हुआ है। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? सेमई शब्द का अर्थ होता है नीत परायणता, यानी कि नीत के आधार पर अपने आचरण को आगे करने वाला व्यक्ति, एक तरीके से व्यवस्था। तो इस शब्द का अर्थ यह है। सेंगोल के शीर्ष पर नंदी विराजमान है। तो जो सेंगोल आप जो तस्वीर भी देख रहे हैं इसके ऊपरी हिस्से में आपको कहीं ना कहीं नंदी नजर आ रहे हैं, जो कि साफ तौर से हमारी विरासत को सहेजने का काम है। परंपरा के अनुसार इसको राजदंड के तौर पर भी कहा जाता है, पुकारा जाता है। तो निश्चित तौर से सेंगोल की एक आम बोलचाल की भाषा में इसको राजदंड भी कहा जाता है। सत्ता परिवर्तन के समय राजदंड सेंगोल का इस्तेमाल होता था, यानी कि जब एक व्यक्ति से सत्ता दूसरे व्यक्ति के पास जाती थी तो सत्ता हस्तांतरण के तौर पर इसको एक प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा अगर हम देखें जो इतिहास में दर्ज है तो चोल राजवंश में राजदंड के सत्ता हस्तांतरण के समय इसका इस्तेमाल किया जाता था सेंगोल का। तो उसका सबसे ज्यादा एक तरीके से वर्णन इतिहास के पन्नों में मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन इतना ही नहीं, इससे ज्यादा मौर्य साम्राज्य के लिहाज से बात की जाए, गुप्त साम्राज्य या विजयनगरम साम्राज्य के लिहाज से बात की जाए, वहां पर भी इस प्रकार के सेंगोल के इस्तेमाल के प्रमाण दिखाई पड़ते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। इसी तरीके से कैसे इस बात का भारत की आजादी से जुड़ाव है उसका भी जिक्र करते हैं। आजादी के समय 14 अगस्त 1947 को सेंगोल का इस्तेमाल किया गया था। और भारत में किस प्रकार से अंग्रेजों से सत्ता हिंदुस्तान में आई थी, तो अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर सेंगोल का इस्तेमाल किया गया था। उस समय जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सी राजागोपाली जी की सलाह पर तमिलनाडु से सेंगोल को मंगाया था। क्योंकि ये चर्चा हुई तो उसके बाद में सेंगोल को तमिलनाडु से मंगाया गया था। और पहले प्रधानमंत्री जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनको सेंगोल सौंपा गया था एक तरीके से अंग्रेजों के माध्यम से कि अब अंग्रेजों से सत्ता हिंदुस्तान अपनी खुद आजादी के बाद में आगे बढ़ाएगा। तो ये एक तरीके से वो प्रतीक था सत्ता हस्तांतरण के लिए। आजादी के बाद काफी समय तक सेंगोल प्रयागराज, जो कि उस वक्त इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वहां पर नेहरू जी के घर आनंद भवन में काफी समय तक रखा रहा। और उसके बाद में ये बाद के वर्षों में सेंगोल प्रयागराज के संग्रहालय में रख दिया गया, यानी कि वहां के म्यूजियम में रख दिया गया, इलाहाबाद के म्यूजियम में रख दिया गया। संग्रहालय में इसको टहलने की सुनहरी छड़ी के रूप में लिखा गया था, यानी कि ये सिल्वर स्टिक, वॉकिंग सिल्वर स्टिक के तौर पर उसको रेखांकित किया गया था। ये वहां पर म्यूजियम में रखा गया था। लेकिन इसके बारे में बहुत खोजबीन करने और जानकारी जुटाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
आज इसको एक तरीके से उसका उचित सम्मान दिया है। सेंगोल को संसद भवन के कक्ष लोकसभा में उसको स्थापित किया, तो ये अपने आप में बताता है कि सेंगोल का जो हमारे यहाँ एक तरीके से लंबा इतिहास रहा है उसका आखिर किस तरीके से आज पालन किया गया। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे अपने मेहमान से। इस विषय पे आज हम चर्चा भी करेंगे कि आखिर नए संसद भवन के मायने क्या है। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हिंदुस्तान के लिए आज एक बड़ा दिन, ऐतिहासिक मौका। किस प्रकार से नई संसद भवन के मायने हैं, इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी इस वक्त जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक पत्रकार के नाते दशकों तक आपने भी बड़ा सक्रिय तौर पर लगातार पार्लियामेंट को कवर किया है। उस बिल्डिंग और अब एक नई बिल्डिंग, किस प्रकार से इस ट्रांजेक्शन को देखते हैं और आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए? निश्चित रूप से हमारे लिए, भारत के लिए है ही, और ये पूरी दुनिया के लिए है। क्योंकि दुनिया के लिए इसलिए कि हमारे, देखिए, हजारों साल की हमारे संस्कृति का जो मूल चीज रही है वो है वसुधैव कुटुंबकम। जैसा मोदी जी ने आज कहा कि भारत की प्रगति दुनिया की प्रगति है। हम एक तरह से हम बाहें फैलाए हुए, हमारा जो कल्चरल है, इस सबको अपने में समाहित कर लेना। कोई भी हमारा पराया नहीं है, तो हमारी उन्नति विश्व की उन्नति है, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज देखिए जो कुछ घटना आज हुई है, एक अपने आप में एक आने वाले भारत, जैसे मैंने कहा कि जो लीडर होता है वो हमेशा सपनों में जीता है और वो सपने दिखाता है। जरूरी नहीं कि वो सपने 100% पूरे हों, लेकिन एक जीवंत समाज में, एक विकासशील समाज में, एक विकसित हो रहे समाज में आपको हमेशा एक नई ऊंचाई, एक नई लाइन खींच के रखनी पड़ती है कि आपको लक्ष्य हमेशा बढ़ाते जाना है। आज की जो संसद है, आप सोचिए कि 96 साल पहले, 97 साल पहले ये संसद जब बनाई गई थी तो हमारे देश की आबादी मुश्किल से 30 करोड़ रही। आज आप सोचिए कि हम 140 करोड़ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने एक बात जो कही, ये संसद भवन नहीं, देखिए पंचायत भवन, यानी गांव में पंचायत भवन बना करके फिर संसद भवन तक की यात्रा है। ये 9 साल में, मोदी जी ने आज कहा कि ये 9 साल जो रहे हमारे शासन के, वो नव निर्माण के साल रहे। शौचालय से बना करके तब संसद तक पहुंचे, गरीबों के लिए मकान बना के फिर संसद तक पहुंचे। तो अगर आप देखें तो सबसे बड़ी चीज इसमें एक चीज है, हमारे यहाँ लोक सत्ता है। लोक सत्ता का मतलब जो सत्ता होती है वो व्यक्ति के हाथ में होती है, जन के हाथ में होती है, लोग के हाथ में होती है। और वो सत्ता एक तंत्र बनाती है,
जिसको लोकतंत्र कहते हैं जी। और उस लोकतंत्र में प्रधान सेवक को जनता चुनती है। तो इस तरह से मोदी जी ने आज कहा कि देखिए, हम लोक सत्ता से निकल करके आज, जैसा मैंने कहा, पंचायत भवन बना करके फिर संसद भवन तक पहुंचे हैं जी। और आने वाले अगले 25, जब हम 100 साल के हो जाएंगे, 75 साल हमारा जैसे भी है, तो वो 25 साल के भारत का एक उन्होंने खाका तैयार किया हुआ है जी, जो हमारा होगा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति ये संसद भवन। बिल्कुल सर, एक चीज आपका कमेंट चाहेंगे, क्योंकि सेंगोल, पवित्र सेंगोल की स्थापना भी हुई है और इसको लेकर भी साफ तौर से कहा जा सकता है कि जहां आधुनिकता का एक पूरा भवन तैयार हुआ है, तो वहीं विरासत को सहेजने में कहीं कोई कोताही नहीं बरती गई है, परंपराओं का भी ख्याल रखा गया है। देखिए, परंपराओं का भी ख्याल रखा गया है, लेकिन एक चीज जो बहुत लोगों को भ्रम में डाले हुए है, हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। ये सेंगोल जो दिया गया है, सेंगोल बेसिकली क्या है कि जो भी मुखिया है वो राजतंत्र में राजा होता था, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री है, तो जो भी मुखिया है उसको ये जो सेंगोल है ये बार बार याद दिलाएगा कि आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, आप हमेशा, आप जनता के सेवक हैं, शासक नहीं हैं। ये सेंगोल खुद मोदी ने कहा कर्तव्य पथ की तरफ आपको इंगित करने के लिए है कि जब भी उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता ने असली सत्ता लोक के पास है, उसने हमको अपना प्रतिनिधि के रूप में खड़ा किया है समाज की सेवा के लिए। ये सेवा भाव, ये जो सेंगोल है, अब इसको राजदंड कहिए, मैं तो कहूंगा कि ये कर्तव्य, ये आपको डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जैसे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, ये नीति निर्देशक दंडिका है जो हर समय एहसास दिलाएगी, चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कि आप जो हैं इतने बड़े, आप लोक सेवक हैं, लोक शासक नहीं। बिल्कुल, आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया कि नीति निर्देशक दंडिका के तौर पर भी, क्योंकि ये इसको आप किस नजरिए से देखते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। संकल्प से सिद्धि की बात हो या फिर गुलामी की मानसिकता की निशानियों को पीछे छोड़ने के लिहाज से बात हो, आपको लगता है कि उस लिहाज से भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण? छोटा सा जवाब। निश्चित रूप से देखिए, हम क्या है कि जैसे उस भवन में, जिस इमारत में, हम चाहे कुछ भी कहें, चाहे जितने हम स्वाधीन हो जाएं, लेकिन प्रतीकों का बहुत महत्व होता है। हम उस भवन में जब जाते या हम जिस सड़क से गुजरते हैं, अगर वो हमारे उन लोगों की रही है जिन्होंने हम पर राज किया, हमें गुलाम बनाए रखा, तो कहीं ना कहीं एक चीज तो आती है कि हम उसमें हैं, एक छटपटाहट होती है। आप गांव के किसी किसान से पूछिए, वो कहीं भी आप उसको दे दीजिए, लेकिन जब उसका अपना मकान होता है जी, तो अपना सुख होता है, एक व्यक्ति से लेकर के और देश, निश्चित तौर पर हमारा सर ऊपर उठता है। और जो 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा था कि हम, ये जो विरासत, हमारे गुलामी वाली मानसिकता कहीं न कहीं रह गई है जी, इसको पूरी तरह से डिलीट करना है, दिमाग से निकालना है। और मैं समझता हूं कि ये नई इमारत इसमें अलग भूमिका निभाएगी जब आप इसमें घुसेंगे। याद रखिए, आज इस इमारत में कर्मयोगियों को, श्रम योगियों को का सम्मान किया गया है। कितनी बड़ी बात है, परंपराएं टूट रही हैं। बिल्कुल, और नया इतिहास लिखा जा रहा है, नई एक तरीके से परिभाषाएं लिखी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सर वक्त इतनी ही ज्यादा दे रहा, बहुत शुक्रिया रामकृपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन
न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम की 101वीं कड़ी के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए सरकार देश के हर जिले में अमृत सरोवरों का निर्माण करवा रही है। कार्यक्रम के दौरान जल संरक्षण पर काम कर रहे कुछ स्टार्टअप्स का भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने भविष्य में जल संकट को लेकर कहा, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है, जो जल संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। हम सब ने एक कहावत कई बार सुनी होगी, बार बार सुनी होगी, बिन पानी सब सून, बिना पानी जीवन पर संकट तो रहता ही है, व्यक्ति और देश का विकास भी ठप पड़ जाता है। भविष्य की इसी चुनौती को देखते हुए आज देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। हमारे अमृत सरोवर इसलिए विशेष हैं क्योंकि ये आजादी के अमृत काल में बन रहे हैं और इसमें लोगों का अमृत प्रयास लगा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि अब तक 50,000 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण भी हो चुका है। ये जल संरक्षण की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने जल संकट की चुनौती से निपटने के लिए प्रयासरत कुछ स्टार्टअप्स का भी जिक्र किया। ये स्टार्टअप जल प्रबंधन के साथ साथ पानी की बर्बादी रोकने के लिए निगरानी रखने पर काम कर रहे हैं। वहीं एक स्टार्टअप ऐसा भी है जो जल स्रोतों के लिए एक समस्या बनी जलकुंभी से कागज बनाने का काम कर रहा है। एक स्टार्टअप है फ्लॉक्स जेन। ये स्टार्टअप IoT एनेबल्ड तकनीक के जरिए वाटर मैनेजमेंट के विकल्प देता है।
ये टेक्नोलॉजी पानी के इस्तेमाल के पैटर्न्स बताएगा और पानी के प्रभावी इस्तेमाल में मदद करेगा। एक और स्टार्टअप है लिव एंड सेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पर आधारित प्लेटफॉर्म है। इसकी मदद से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी। इससे ये भी पता चल सकेगा कि कहाँ कितना पानी बर्बाद हो रहा है। एक और स्टार्टअप है कुंभी कागज। ये कुंभी कागज ऐसा विषय है, मुझे पक्का विश्वास है आपको भी बहुत पसंद आएगा। कुंभी कागज स्टार्टअप उसने एक विशेष काम शुरू किया है। वे जल कुंभी से कागज बनाने का काम कर रहे हैं। यानी जो जलकुंभी कभी जल स्रोतों के लिए एक समस्या समझी जाती थी, उसी से अब कागज बनने लगा है। प्रधानमंत्री ने घर घर जाकर लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक कर रहे छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के युवाओं के प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने झारखंड के खूंटी में भी लोगों द्वारा किए जा रहे सामूहिक प्रयासों के बारे में भी बात की। जाहिर है सरकार जल संकट को लेकर काफी गंभीर है और इससे निपटने के लिए लगातार काम कर रही है। अगर ऐसे में जन भागीदारी भी हो तो बेशक भविष्य में इस चुनौती से आसानी से निपटा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 101वीं कड़ी में आज संग्रहालय की आवश्यकता पर जोर दिया। पीएम मोदी ने संग्रहालय को इतिहास की कड़ियों से जोड़कर इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत मददगार बताया है। मन की बात की इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यूजियम्स की उपयोगिता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि म्यूजियम इतिहास की यादों को संजो कर रखते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों की बहुत मदद करता है। हाल ही में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया था। इस उद्घाटन समारोह का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ भारत में अलग अलग प्रकार के ऐसे कई म्यूजियम्स हैं जो हमारे अतीत से जुड़े अनेक पहलुओं को दर्शाते हैं। गुरुग्राम में एक अनोखा संग्रहालय है म्यूजियो कैमरा। इसमें 1860 के बाद के 8000 से ज्यादा कैमरों का कलेक्शन मौजूद है। तमिलनाडु के म्यूजियम ऑफ पॉसिबिलिटीज को हमारे दिव्यांगजनों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय एक ऐसा म्यूजियम है जिसमें 70,000 से भी अधिक चीजें संरक्षित की गई हैं। साल 2010 में स्थापित इंडियन मेमोरी प्रोजेक्ट एक तरह का ऑनलाइन म्यूजियम है। ये जो दुनिया भर से भेजी गई तस्वीरों और कहानियों के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास की कड़ियों को जोड़ने में जुटा है। म्यूजियम्स न केवल हमें इतिहास का बोध करवाते, बल्कि म्यूजियम्स आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के प्रति सजग भी करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी भाई बहनों के योगदान को समर्पित 10 नए म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। बीते वर्षों में भी हमने भारत में नए नए तरह के म्यूजियम और मेमोरियल बनते देखे हैं। स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी भाई बहनों के योगदान को समर्पित 10 नए म्यूजियम बनाए जा रहे हैं। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में विप्लवी भारत गैलरी हो या फिर जलियांवाला बाग मेमोरियल का पुनरुद्धार, देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को समर्पित पीएम म्यूजियम भी आज दिल्ली की शोभा बढ़ा रहा है। दिल्ली में ही नेशनल वॉर मेमोरियल और पुलिस मेमोरियल में हर रोज अनेकों लोग शहीदों को नमन करने आते हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में की गई अपनी जापान यात्रा का जिक्र किया, जहां उन्होंने हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम का दौरा किया था। प्रधानमंत्री ने म्यूजियम में हिरोशिमा के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। यह पीस म्यूजियम परमाणु हमले का शिकार हुए लोगों की याद में बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने इसे एक भावुक कर देने वाला अनुभव बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपकी जिंदगी में कौन जीतता है, दिल या दिमाग? दिमाग समझा रहा है घी तेल कम खाओ, तंदुरुस्त रहोगे, पर दिल ललचा रहा है। अंकल जी रोज पराठे दबाते हैं, कुछ नहीं हुआ, दिमाग मनाता है। कल को ऐसी बीमारियां हो गई कुछ खा ही ना पाओ तो क्या फायदा, इसलिए आधे लड्डू से काम चलाओ। पर दिल जिद करता है खाऊंगा तो पूरा ही। इसलिए सोचिए आपकी जिंदगी में हर दिन कौन जीतता है, क्योंकि तंदुरुस्ती दिल से ज्यादा दिमाग का खेल है। आज से ही खाने में चीनी, नमक और तेल कम कीजिए। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से फैल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। और ब्रेक के बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर डालते हैं नजर। बात मणिपुर की। मणिपुर के कई हिस्सों में फिर से हिंसा भड़क गई है। पुलिस ने बताया है कि संदिग्ध उग्रवादियों और सुरक्षा बलों के बीच दूर दराज के इलाकों में मुठभेड़ हुई है। मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने उग्रवादियों के कृत्यों की कड़ी निंदा की है। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सेना और अर्धसैन्य बलों समेत सुरक्षा बलों ने संदिग्ध उग्रवादियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तकरीबन 40 उग्रवादी मारे गए हैं। साथ ही कुछ उग्रवादियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार भी किया है। नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के परिषद की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सुझावों को साझा किया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। इसके साथ ही उनके राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे। हमारे संवाददाता राजेश राज ने हाल लिया। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक बीजेपी मुख्यालय दिल्ली पर बुलाई गई। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत अनेक वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। यूं तो इस तरह के बैठक का आयोजन एक अंतराल पर भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से होता रहा है, लेकिन मोदी सरकार के 9 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस बैठक की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। साथ ही गुड गवर्नेंस कैसे राज्यों तक पहुंचे और केंद्र सरकार की योजनाएं कैसे सरजमी तक पहुंचे, इसकी समीक्षा भी इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी हमेशा किया करते हैं। इसलिए इस बैठक की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये कोशिश होती है कि गरीबों के लिए बनाई गई तमाम योजनाओं को सरजमी तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्यों के जो संबंध हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को इन बैठकों के जरिए मजबूत करने की कोशिश लगातार होती रहे। कैमरामैन राकेश के साथ बीजेपी दफ्तर दिल्ली से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और अब खबरें देखते हैं डीडी कॉन्क्लेव से जुड़ी हुई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। जानी मानी हस्तियों ने अलग अलग सत्रों में के दौरान विभिन्न विषयों पर अपनी बातचीत को सामने रखा। भारत नई ऊंचाइयों की ओर विषय पर आयोजित सत्र में भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा कि आज देश का नेतृत्व मजबूत और निर्णायक हाथों में है। Businesses in general require very decisive governments, very decisive leadership,
And I think after a very long period of time, India came to a point where we had not only a government with full majority, but a leader who is now recognized as a global leader of the world, and clearly one who's determined to take this country into a developed status by 2047. वहीं अपोलो अस्पताल की संयुक्त प्रबंध निदेशक संगीता रेड्डी ने कहा कि हमारा देश कोविड जैसे संकट से निपटने में सफल रहा, जबकि इस महामारी ने कई देशों को पस्त कर दिया। What is so commendable and so reflective of India's global thought process, or the Prime Minister's global thought process, is that 50% of the world's vaccines were manufactured in India, and many countries were given vaccine even as our country was. So this has created a vaccine diplomacy on an unprecedented scale. वहीं नेस्कॉम की अध्यक्ष देवजानी घोष ने कहा कि देश में विकास तथा नवाचार की गति अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि भारत नवाचार केंद्र और स्टार्टअप का हब बन चुका है। What's unique about Indian innovation is it's human-centric. We start by thinking about citizens, not at the top. We start by thinking about the citizens at the bottom of the pyramid. And we figure out how to build innovation that will change their lives. IMF इंडिया के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुरजीत भल्ला ने कहा कि आज भारत दुनिया के लिए मिसाल पेश कर रहा है। All the time it was that we looked abroad for innovation and then we copied. Here is an innovation that is truly unique, Indian, and better than any country in the world, developed or not so developed. इंडियन विमेन इंस्टीट्यूशनल लीग इंडिया की संस्थापक और अध्यक्ष दीपा सयाल ने कहा कि दशक के अंत तक हमारी जीडीपी दोगुनी होकर $7.5 ट्रिलियन हो जाएगी, जो बहुत बड़ी बात है। जिस स्पेस पे और जिस स्केल पे हमारी गवर्नमेंट ये चेंज लेके आ रही है, वो काबिले तारीफ है। अगले 10 साल में हमारा जीडीपी दोगुना है, जिसका मतलब है $7.5 trillion by the end of this decade. This is huge. भारतीय स्टेट बैंक समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांति घोष ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था शानदार रफ्तार से आगे बढ़ रही है। In the last 2 years, our economy added 750 billion. So basically that's why today, in 2014 we were the 10th largest, 7th was in 15, 6th was in 19, 5th was in 22, supposed to be the 4th in 26, and the 3rd in 2028. So this is the transition today we are looking in terms of the rebound. वहीं डीडी कॉन्क्लेव में आए दर्शकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 साल पूरे होने पर खुशी जाहिर की। दर्शकों का कहना था कि आज देश के हर क्षेत्र में हम तरक्की कर रहे हैं। दर्शकों ने कहा कि पीएम मोदी के विजन से आज करोड़ों देशवासियों को लाभ मिल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, या हमारा रिन्यूएबल एनर्जी हो, तो ओवरऑल 360 डिग्री काफ़ी डेवलपमेंट देखा जा चुका है। मैंने खुद एक छोटे से शहर से तैयारी की, मैंने बक्सर पे रहकर ही तैयारी की, और अगर ये ऑनलाइन रेवोल्यूशन इतना गांव-गांव तक ना पहुंचा होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। सो आई थिंक ये एक इंस्पिरेशन की तरह काम करना चाहिए फॉर एवरीवन जो कि किसी भी गांव में बैठा है, कि लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट आगे वाले समय को रीडिफाइन करने वाला है। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। स्वाधीनता संग्राम के महानायक विनायक दामोदर सावरकर की आज 140वीं जयंती है। इस मौके पर संसद भवन में आज उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने
उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो देश भर में भी कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के महानायकों में एक नाम विनायक दामोदर सावरकर का भी है। आज यानी 28 मई को उनकी 140वीं जयंती है। उनके जन्म दिवस पर पूरा देश उन्हें शत शत नमन कर रहा है। देश के सपूत के जन्म उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने विनायक दामोदर सावरकर को श्रद्धांजलि दी। वहीं अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी प्रधानमंत्री मोदी ने वीर सावरकर का जिक्र करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि सावरकर का व्यक्तित्व शक्ति और उदारता का स्वरूप था। उनकी निडर और स्वाभिमानी प्रकृति ने गुलामी बर्दाश्त नहीं की। मैं वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं अंडमान में उस कोठरी में गया था जहां वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। वीर सावरकर का व्यक्तित्व दृढ़ता और विशालता से समाहित था। उनके निर्भीक और स्वाभिमानी स्वभाव को गुलामी की मानसिकता बिल्कुल भी रास नहीं आती थी। स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए भी वीर सावरकर ने जितना कुछ किया उसे आज भी याद किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा कर वीर सावरकर के बलिदान को याद किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि अपने विचारों से असंख्य भारतीयों के हृदय में देशभक्ति का दीप प्रज्वलित करने वाले उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त वीर सावरकर जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। वीर सावरकर जी की देशभक्ति, त्याग व समर्पण वंदनीय है और युगों युगों तक देशवासियों को प्रेरणा देने का काम करता रहेगा। वीर सावरकर के जन्म दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि वीर सावरकर की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धा पूर्वक स्मरण और नमन करता हूं। वे एक प्रखर राष्ट्रवादी और साहस की प्रतिमूर्ति थे। भारत की स्वाधीनता के लिए जो कष्ट उन्होंने सहे उसकी कल्पना भी मुश्किल है। देश की आजादी में उनका संघर्ष और योगदान भारतवासियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र सदन में विनायक दामोदर सावरकर जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी विनायक दामोदर सावरकर एक महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, वकील, राजनीतिज्ञ और राष्ट्रवादी विचारक थे। अंग्रेजी हुकूमत ने सावरकर को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए सेलुलर जेल में रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और खबर खेल के मैदान से भारत के स्टार शटलर एच प्रणॉय ने रविवार को चीन के वेंग होंगयांग को हराकर मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीता है। दोनों खिलाड़ियों के बीच रोमांचक मैच 1 घंटा 34 मिनट तक चला और आखिरकार प्रणॉय ने इसे अपने नाम किया। प्रणॉय ने वेंग होंगयांग को 21-19, 13-21, 21-18 से हराया है। प्रणॉय के अलावा कोई और भारतीय किसी दूसरे इवेंट के फाइनल में जगह अभी तक नहीं बना पाया था। इस टूर्नामेंट में प्रणॉय ने अपने सभी मैच तीसरे गेम में जाकर जीते। पहले राउंड में प्रणॉय ने चीनी ताइपे चो टिन चेन को हराया था। वहीं इसके अगले राउंड में चीन के ली शी फेन को उन्होंने शिकस्त दी थी। क्वार्टर फाइनल में प्रणॉय ने जापानी खिलाड़ी केंता निशिमोटा को हराया था। सेमीफाइनल में उनके खिलाफ खेलने वाली क्रिश्चियन एडिनाटा रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। तो खेल के मैदान से आई इस अच्छी खबर के साथ ही हम न्यूज नाइट के सन को खत्म करते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।